हेलो दोस्तों, ट्यूटोरा में आपका स्वागत है। आज हम हमारे एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ के 4 पार्ट ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर ज़रूर देखिएगा। इस सीरीज़ में हम डेली 15 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं, जो कि आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के करंट अफेयर्स और जीके वाले सेक्शन के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, उसमें आपको ये बताना है कि अभी हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय के तहत आने वाले खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, विनीत कुमार। ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि इसकी स्थापना 1956 में संसद द्वारा एक एक्ट पास करके की गई थी। 1957 में इसने इससे पहले काम कर रहे ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की जगह ले ली थी। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। ये ऐसे वस्तुओं को प्रोड्यूस करती है जो कि बेचने लायक होते हैं, जैसे कि खादी से बनी वस्तुएं। इसका जो एक वाइडर ऑब्जेक्टिव है वो है जो गरीब लोग हैं उनको सेल्फ रिलायंट बनाना, और जो रूरल कम्युनिटी है उसको एक स्ट्रॉन्ग एम्पावर कम्युनिटी बनाना। इसके बाद जो हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है कि इनमें से किस मंत्रालय ने अभी हाल ही में ई कॉमर्स वेबसाइट पर पब्लिश किए जाने वाले फेक और डिसेप्टिव यानी धोखाधड़ी वाले रिव्यूज से कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 4, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। अभी हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के तहत आती है, उसने एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है जिसको इंडियन स्टैंडर्ड्स 19,:2022 नाम दिया है। इस फ्रेमवर्क का नाम है ऑनलाइन कंज्यूमर रिव्यूज प्रिंसिपल्स एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर देयर कलेक्शन, मॉडरेशन एंड पब्लिकेशन। ये स्टैंडर्ड्स अभी फ़िलहाल वॉलंटरी हैं, लेकिन ये सभी उन ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर एप्लीकेबल होंगे जो कि कंज़्यूमर रिव्यूज़ को पब्लिश करते हैं। एक बार जब ये मैंडेटरी कर दिए जाएँगे, तो इनका वायलेशन करने पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी और उसे अनफ़ेयर ट्रेड प्रैक्टिस भी माना जाएगा। और इसके बारे में एक कंज़्यूमर अपनी शिकायत लेकर नेशनल कंज़्यूमर हेल्पलाइन या फिर कंज़्यूमर कमीशन या फिर सेंट्रल कंज़्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास भी जा सकता है और उससे अपनी शिकायत का हल या निवारण प्राप्त कर सकता है। इसके बाद जो हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है, अभी हाल ही में कजाकिस्तान देश के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। उनका नाम है ऑप्शन 2, कासिम जोमर्त तोकायेव। कजाकिस्तान देश की जो राजधानी है वो है नूर सुल्तान। इसकी करेंसी है कजाकिस्तानी टेंगे। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो है कजाक और रशियन, क्योंकि ये पहले सोवियत यूनियन का पार्ट था और 1991 में ये देश सोवियत यूनियन से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट देश बना था। इसलिए अभी भी इसमें अच्छी खासी रशियन पॉपुलेशन रहती है। इसका जो रिलीजन है वो है इस्लाम। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये बताना है कि अभी हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1, 8वीं रैंक अभी इंडिया ने प्राप्त की है। इससे ऊपर सिर्फ 4 देश हैं जो हैं डेनमार्क, स्वीडन, चिली और मोरक्को। इस रैंकिंग में पहली, दूसरी और तीसरी रैंक किसी भी देश को अवार्ड नहीं की गई है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया टॉप 5 नेशन में आता है। इंडिया अकेला G20 देश है जिसने टॉप 10 में जगह बनाई है। ये इंडेक्स 2005 से हर साल जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, जो कि जर्मनी में बेस है, इनके द्वारा पब्लिश किया जाता है। इस इंडेक्स में 59 देशों और यूरोपियन यूनियन को 4 कैटेगरीज में परखा जाता है, जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी का यूज और क्लाइमेट पॉलिसी। इन 4 पैरामीटर्स पर इन कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन को परखा जाता है और फिर ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। इसके बाद जो हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है, अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने HDFC बैंक और कैनरा बैंक को एक स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट खोलने के लिए अलाउ कर दिया है, जिसके जरिए वो उस देश के साथ रुपये में ट्रेड कर सकेंगे। तो ये वोस्ट्रो अकाउंट किस देश के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।
इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन 2 रशिया। इससे पहले भी यूको बैंक, यूनियन बैंक और इंडसइंड बैंक को भी आरबीआई ने क्लियरेंस दे दी थी ताकि वो रशिया के साथ लोकल करेंसीज में ट्रेड कर सके। वोस्ट्रो अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जिनको एक बैंक दूसरे बैंक के बिहाफ पर, जो कि मोस्टली एक फॉरेन बैंक, दूसरे देश का बैंक होता है, उसके बिहाफ पर खोलता है ताकि दोनों देशों के बीच में जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है वो इजी हो सके। रूस और भारत के बीच जो ट्रेड होता है उसका एक लार्ज पार्ट इस वक्त लोकल करेंसीज में हो रहा है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज ने रशिया पर भारी सैंक्शंस लगा रखे हैं, जो कि रशिया द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के जवाब में लगाए गए थे। रशिया की जो लोकल करेंसी है वो है रूबल और इंडिया की करेंसी है रुपी। तो आरबीआई ने इस नए रुपी रूबल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए और पॉपुलराइज करने के लिए ये जो स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट्स है उसमें जो सरप्लस अमाउंट बचता है बैंक के पास, उसे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जाने वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए भी अलाउ कर दिया है, ताकि इन दोनों देशों के बीच जो लोकल करेंसीज में ट्रेड किया जाता है उसको बढ़ावा मिल सके। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो है इनमें से कौन सा व्यक्ति अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल का नया गवर्नर बना है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 सीवी आनंदा बोस। इन्होंने अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट, जो कि प्रकाश श्रीवास्तव है, उनके अंडर ओथ ली थी। पश्चिम बंगाल जो कि इंडिपेंडेंस से पहले बंगाल कहलाता था, उसके जो पहले गवर्नर बनाए गए थे वो है लॉर्ड कार्माइकल ऑफ स्किरलिंग, जो कि 1 अप्रैल 1912 को बंगाल के पहले गवर्नर नियुक्त किए गए थे। और इंडिपेंडेंस के समय जो ब्रिटिश गवर्नर, जो लास्ट ब्रिटिश गवर्नर बंगाल का गवर्नर था वो था सर फ्रेडरिक जॉन बैरो। इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के बाद जो वेस्ट बंगाल का पहला गवर्नर बना वो है श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये बताना है कि इनमें से किस व्यक्ति को तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड्स फॉर द ईयर 2021 के अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कुंवर भवानी सिंह सम्याल। ये अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा अनाउंस किए गए थे। ये अवार्ड हर साल 4 कैटेगरी में दिए जाते हैं, जो हैं लैंड एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, एयर एडवेंचर और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इस साल जो लैंड एडवेंचर का अवार्ड दिया गया है वो है मिस नैना धाकड़ को, वाटर एडवेंचर में श्री शुभम धनंजय वनमाली को, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है ग्रुप कैप्टन कुंवर भवानी सिंह सम्याल को। ये अवार्ड हर साल एडवेंचर की फील्ड में लोगों के अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करने और यंग पीपल को एडवेंचर एक्टिविटीज में पार्ट लेने के लिए एनकरेज करने के लिए दिए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये बताना है कि अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर यंग वाटर प्रोफेशनल्स प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 ऑस्ट्रेलिया। भारत के जल शक्ति मंत्रालय ने आईआईटी गुवाहाटी और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर युवा जल पेशेवर कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य ऐसे युवाओं को तैयार करना है जिन्हें यंग वाटर प्रोफेशनल भी कहा जा सकता है, उनकी कैपेसिटी डेवलप करना और उन्हें आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण और योग्यता प्रदान करना, ताकि वो देश के जल क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार हो सके और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सके। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये बताना है कि इनमें से किस देश में अभी हाल ही में तीसरी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आयोजित की गई थी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 ओमान। ये कॉन्फ्रेंस ओमान में 24 से 25 नवंबर को आयोजित की गई थी, जिसकी थीम थी द एएमआर यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पेंडेमिक फ्रॉम पॉलिसी टू वन हेल्थ एक्शन। इसका जो पहला एडिशन था वो 2014 में और जो दूसरा एडिशन था वो 2019 में नीदरलैंड्स में आयोजित किया गया था। 2024 में यूएन जनरल असेंबली ने भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर चर्चा करने के लिए एक हाई लेवल मीटिंग शेड्यूल की हुई है। तो इस ओमान वाली कॉन्फ्रेंस को हम उस 2024 वाली मीटिंग का एक प्रीकर्सर भी समझ सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई और पैरासाइट्स
खुद को समय के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं और जो दवाई हम लेते हैं उनका असर उन पे खत्म हो जाता है, जिससे जो बीमारी है उसका इलाज कठिन हो जाता है और बीमारी के गंभीर होने और मृत्यु का भी खतरा बढ़ जाता है। डब्ल्यूएचओ ने भी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को दुनिया के 10 पब्लिक हेल्थ थ्रेट्स जो कि इस वक्त ह्यूमैनिटी फेस कर रही है उसमें शामिल कर रखा है। इससे ही इसकी गंभीरता का हम पता लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति अभी हाल ही में मलेशिया का नया प्राइम मिनिस्टर बना है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 अनवर इब्राहिम। मलेशिया देश की राजधानी है कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी है मलेशियन रिंगिट। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है मलय। मलेशिया का जो ऑफिशियल रिलीजन है वो है इस्लाम। मलेशिया का कुछ पार्ट बोर्नियो आइलैंड पर भी स्थित है, जहाँ पे माउंट किनाबालू स्थित है जो कि मलेशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। मलेशिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम यानी राजनीतिक व्यवस्था है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की है, यानी वहाँ पे राजा का भी शासन है और एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये बताना है कि अभी हाल ही में संगीत नाटक अकादमी ने वन टाइम संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड की घोषणा की है, जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया गया था। तो अकादमी ने कितने आर्टिस्ट को इस वन टाइम अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 86। इसमें ऐसे आर्टिस्ट को इंक्लूड किया गया है जिनकी एज 75 साल से ज़्यादा है और उन्हें अभी तक परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे डांस, ड्रामा, सिंगिंग आदि में कोई भी नेशनल अवार्ड नहीं मिला है। तो ऐसे व्यक्तियों को इस सम्मान के लिए चुना गया है। इस अवार्ड में 1 लाख रुपए और ताम्रपत्र और अंगवस्त्र दिए जाते हैं। संगीत नाटक अकेडमी भारत की पहली नेशनल अकेडमी है जो कि 1953 में एजुकेशन मिनिस्ट्री के एक रेजुलेशन के तहत क्रिएट की गई थी। ये आर्ट्स को प्रमोट करने और आर्टिस्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए काम करती है। इसी के साथ संगीत नाटक अकादमी ने संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स, जिन्हें अकादमी पुरस्कार भी कहा जाता है, उसके लिए 128 आर्टिस्ट्स को सेलेक्ट किया है जो कि 2019, 20 और 21 के लिए दिए जाएंगे। इसी के साथ अकादमी फेलोज के तौर पर भी इन्होंने इस साल 10 पर्सनैलिटीज़ को सेलेक्ट किया है जो कि परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे डांस, म्यूजिक, ड्रामा आदि से रिलेटेड हैं। इन 10 लोगों के आने से अकादमी फेलोज की संख्या 39 पहुंच गई है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 40 हो सकती है। अकादमी ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार भी घोषित किए हैं 2019, 20 और 21 के लिए। उसके लिए भी अकादमी ने 102 आर्टिस्ट को सेलेक्ट किया है। ये अवार्ड ऐसे युवा लोगों को दिए जाते हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम है और उन्होंने परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में अपनी एक पहचान बनाई है। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी इंडिया ने इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन की वाइस प्रेसिडेंसी संभाली है, तो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होने का टर्म क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 2023 से 2025 टर्म के लिए इंडिया को इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का वाइस प्रेसिडेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स सेट करने वाली बॉडी है जो कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के लिए इंटरनेशनल लेवल पर स्टैंडर्ड्स तैयार करती है। इसके अलावा जो स्टैंडर्डाइजेशन मैनेजमेंट बोर्ड है वो आईईसी का ही गवर्नेंस बॉडी है जो कि पॉलिसी मैटर्स पर काम करती है। आईईसी में भारत की वाइस प्रेसिडेंसी को श्री विमल महेंद्रू जी रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कि अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने इनमें से किस शहर में हर साल आयोजित किए जाने वाली जॉइंट एचएडीआर एक्सरसाइज समन्वय 2022 को कंडक्ट किया था? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 आगरा। एचएडीआर का मतलब होता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स। तो इस एक्सरसाइज का उद्देश्य था कि जो आपदा प्रबंधन के लिए इंस्टीट्यूशनल संरचनाएं डेवलप की गई हैं और जो आकस्मिक उपाय हमने बनाए हैं उनकी इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए आगरा स्टेशन पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये बताना है कि अभी हाल ही में प्रोजेक्ट 15B के तहत दूसरी शिप जिसका नाम आईएनएस मोरमुगांव
रखा गया है उसे इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। तो ये आईएनएस मोरमुगाव क्या है? क्या ये एक पेट्रोल वेसल है? क्या ये एक फ्रिगेट है? क्या ये डिस्ट्रॉयर है या फिर ये एक कॉर्वेट है? तो इसका जो सही आंसर है, ये आईएनएस मोरमुगाव एक डिस्ट्रॉयर है। प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर डेवलप किए जा रहे हैं, ये जो कि मझगांव डोक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाए जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट 15A, जिसके तहत भी पिछले दशक में 4 डिस्ट्रॉयर डेवलप किए गए थे, उसका ही एक फॉलो ऑन प्रोजेक्ट है। इसके जो 4 डिस्ट्रॉयर डेवलप किए जाएंगे वो हैं विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इम्फाल और सूरत। तो इससे पहले आईएनएस विशाखापट्टनम ऑलरेडी डेवलप किया जा चुका है और उसे इंडियन नेवी को भी सौंपा जा चुका है। जो इस प्रोजेक्ट में इंडिजिनस कंटेंट होगा वो लगभग 75% होगा। अब जो ये पेट्रोल वेसल, कॉर्वेट, फ्रिगेट वगैरह होती हैं, तो सबसे छोटा साइज होता है एक पेट्रोल वेसल का, लेकिन इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। इससे बड़ा साइज होता है कॉर्वेट का, उससे बड़ा होता है फ्रिगेट, उससे बड़ा होता है डिस्ट्रॉयर और उससे बड़ा होता है एयरक्राफ्ट कैरियर्स। लेकिन स्पीड हम रिवर्स कर देते हैं क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर की स्पीड सबसे कम होती है और पेट्रोल वेसल की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि 2023 का आईबीए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, इंडिया। इसके लिए इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच में एमओयू साइन किया गया है। इंडिया के द्वारा ये तीसरी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। ये एक बाइएनियल इवेंट है जो कि 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इससे पहले इंडिया ने 2006 में और 2018 में भी इसे होस्ट किया था। इंडिया ने इसी के साथ 2017 में भी वुमेन्स यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप को होस्ट किया था। इस वक्त जो आईबीए के प्रेसिडेंट हैं वो है उमर क्रेमलेव और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं अजय सिंह। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो जाने से पहले इस लेक्चर को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में कुछ और करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।